सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे कुंडली में कौन से भाव के स्वामी शुभ होते हैं और किस भाव के स्वामी अशुभ होते हैं। ये एक जनरल आइडिया। उसके बाद प्रत्येक लग्न के लिए कौन से शुभ हैं कौन से अशुभ हैं, ये पूरे 12 लग्न के लिए मैं आगे की वीडियो में सीरीज बना दूंगा, 12 के लिए अलग अलग। लेकिन एक जनरल पहले समझ में आए कौन से भाव के शुभ हैं अशुभ हैं, तो वो समझने में ज़्यादा ही सहूलियत होगी। कुंडली में त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं, पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर, पिछले वीडियो में हमने त्रिकोण केंद्र वगैरह समझा था। तो पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर, इन घरों के जो स्वामी होते हैं ये प्रत्येक हर हाल में शुभ माने जाते हैं प्रत्येक लग्न के लिए। उसमें भी उत्तरोत्तर पहले घर की तुलना में पांचवा घर का स्वामी अधिक शुभ और पांचवें की तुलना में नौवें का स्वामी अधिक शुभ माना जाता है। नौवां घर भाग्य का भी है, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये तो एक कैटेगरी हो गई पहला शुभ ग्रहों की। अब अशुभ तीसरे, छठे और 11वें घर का स्वामी जो त्रिसडाय है, 3, 6, 11 त्रिसडाय भाव इसको कहते हैं। 3, 6, 11 का स्वामी जो है हर हाल में इनको अशुभ प्रभाव वाला माना जाता है। और 11वां जो है उसको भी अशुभ मानते हैं, लेकिन ये धन वगैरह के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं मानते वैसे, लेकिन फिर भी केवल शुभ ही प्रभाव नहीं रखते हैं। जैसे कि त्रिकोण के स्वामी जो है हर हाल में शुभ माने जाते हैं। तीसरे, छठे और 11वें में थोड़ा सा कष्ट के साथ चीज़ें, जैसे तीसरा घर जो है बहुत ही संघर्ष करवा देता है। छठा कर्ज वगैरह का, नौकरी के लिए तो बेटर, बस बिजनेस वगैरह में ये थोड़ी इसीलिए उपचय स्थान तीसरा, छठा, 10वां, 11वां नौकरी वगैरह इन सब चीज़ों के लिए, चुनाव वगैरह लड़ना है, पॉलिटिक्स वगैरह, इन सब के लिए बेहतरीन। लेकिन कॉमन पीपल को बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ दे देता है तीसरा, छठा, 11वां इन सब से कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो सामान्यतः इसे शुभ नहीं मानते। लेकिन बड़े बड़े राजनेता इन्हीं के बदौलत ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए हैं। तो ये शुरुआत में समझने के लिए कि हम समझ पाएँ कि शुभ अशुभ मोटा मोटा किसे कहते हैं। नहीं तो भीतर जाने पर यह नहीं कि अब मेरा तुला लग्न है और बृहस्पति तीसरे और छठे घर का स्वामी है और 11वें में जाके बैठा है, पूरा त्रिसड़ाई ही हो गया है और सबसे अच्छा फल यही बृहस्पति देता रहा पहले के ग्रहों की तुलना में। तो वो कुंडली के ऊपर देखना होगा। ये नहीं कि अभी मैं बता रहा हूँ तो अपनी कुंडली खोलें और शुरू हो गए कि अरे मेरा तो सब अनिष्ट हो गया इस भाव का स्वामी। तो अभी समझने के लिए कि जब तीसरे, छठे और 11वें घर के त्रिसडाय भाव जो होता है वो अशुभ माना जाता है, उसकी दशाओं को अच्छा नहीं मानते, जनरली एक आइडिया है। इसके बाद है कि ये जो केंद्र स्थान है, केंद्र लग्न तो जो है केंद्र त्रिकोण दोनों ही है, तो वो तो शुभ ही होगा। लग्न के अलावा जो केंद्र है, चौथा, 7वां और 10वां घर, इसके स्वामियों को ये तटस्थ हो जाते हैं। मतलब अगर शुभ ग्रह हैं तो अपने, ध्यान दीजिएगा, अगर ये शुभ ग्रह हैं तो अपने शुभत्व का परित्याग कर देते हैं, और अगर ये पापी ग्रह हैं तो अपने पापत्व का परित्याग कर देते हैं। शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र, शुभ प्रभाव में अगर बुध है, चंद्रमा पक्ष बली है, अच्छा है, शुभ प्रभाव में है, तो ये शुभ ग्रह होंगे। और क्रूर ग्रह जैसे कि मंगल, सूर्य, शनि, ये जो है ये पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। तो अगर शनि, मंगल और सूर्य इन भावों के स्वामी हो जाते हैं तो अपना अशुभ प्रभाव जो है उसका परित्याग क्या करेंगे, माने कम कर देंगे, ऐसे समझ सकते हैं, तटस्थ हो जाएंगे उसके परिणाम से। और शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, वो अगर केंद्र के स्वामी होते हैं तो वो अपने शुभ फल को न्यून कर देते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अगर हम विचार करें कि पापी ग्रहों का पापत्व कम कर देना और शुभ फल का शुभत्व कम कर देना, दोनों में अगर ज़्यादा खराब क्या है तो शुभ फल का शुभत्व कम कर देना। हम कुंडली में जीवन में ऊंचाइयों पर जाते हैं शुभ ग्रहों के प्रभाव से। अगर कुंडली में शुभ ग्रह जो है अपने शुभ प्रभाव को कम कर देगा तो ये अच्छी बात नहीं है। इसी आधार पर केंद्राधिपति दोष का जो विवेचन करते हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा आधार ये है। तो केंद्राधिपति दोष तो बिल्कुल अलग से विचार करेंगे। अभी एक मोटा मोटा समझने के लिए कि अगर शुभ ग्रह है, बुध, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा अगर केंद्र का स्वामी हो जाता है तो फिर वो अपने शुभ प्रभाव को कम कर देता है। ये प्रत्येक कुंडली, मेष से लेकर मीन तक, मैं सबका अलग अलग समझाऊंगा। अभी एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि और सूर्य, मंगल और शनि केंद्र का स्वामी हो जाता है तो वो अपने पाप प्रभाव का त्याग कर देता है। और अब जब वो ऐसा त्याग कर देगा तो हम उसकी दूसरी राशि कहाँ है उसके आधार पर डिसाइड करेंगे, इसके आधार पर नहीं, क्योंकि यहाँ से तो तटस्थ हो जा रहा है। दूसरी राशि अगर मान लीजिए कि पंचम में पड़ गई है, नवम में पड़ गई है, जैसे अगर शनि जो है 9वें और 10वें घर का स्वामी हो जाता है तो 10वें के रूप में तटस्थ हो जाएगा, लेकिन 9वें के रूप में फिर से वो शुभ ग्रह हो जाएगा। ये वृषभ लगन में ये कुंडली, अगर वृषभ लगन की कुंडली हो तो अलग से जब वृषभ लगन बताएंगे तो समझाएंगे कि शनि जो है 9वें और 10वें घर का स्वामी हो जाएगा। तो 9वें घर 10वें के रूप में वो तटस्थ होगा, लेकिन 9वें के रूप में वो शुभ ग्रह
घर का स्वामी हो जा रहा है। तो देखेंगे कि कौन सी राशि जो है उसकी शुभ स्थान में है या अशुभ में है। तटस्थ का मतलब ये कि दूसरी राशि से हम उसका विचार करेंगे। लेकिन ये जो है शुभ ग्रह अशुभ प्रभाव और अशुभ ग्रह जो अपनी अशुभता का परित्याग करता है, अशुभ ग्रह अपनी शुभता का परित्याग करता है, केंद्र का स्वामी होकर इस रूप में ये तटस्थ है। और जो है दूसरा 12वां और 8वां घर ये भी एक प्रकार से तटस्थ हैं, लेकिन ये शुभ और अशुभ ग्रहों के नेचर से नहीं होते। ये नैसर्गिक कोई भी ग्रह हो दूसरे और 12वें का, तो दूसरे और 12वें का वो जो दूसरी राशि जहाँ पे उसकी गिरी होगी उसके अनुसार वो फल देगा, वो मतलब नहीं रखेगा। अब दूसरा और 12वें का स्वामी, 8वें को भी ऐसा लेते हैं, लेकिन 8वें को मैंने अलग से रखा है तटस्थ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पापी घर मानते हैं। तो वैसे 2, 8, 12 तीनों को ही समरूप में मानते हैं, मतलब तटस्थ रूप में मानते हैं कि विशेष प्रकार का तटस्थ। ये केंद्र का तटस्थ जो है वो शुभ ग्रह शुभत्व का परित्याग करेगा और पापी ग्रह पापत्व का। लेकिन 2, 8 और 12 जो है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें कोई भी शुभ हो या अशुभ हो वो अपनी दूसरी राशि उसकी जहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग फल देगा। उसका तटस्थपन दूसरी दृष्टि में गोचर होगा, दूसरे 8वें और 12वें का। तो दूसरा 12वें का जो दूसरी राशि जिस जगह पे उसका जहाँ पे होगा, जैसे कि इस कुंडली में अगर मेष लगन को मानते हैं तो दूसरी राशि यहाँ शुक्र वृषभ राशि है, इसकी दूसरी राशि जो है 7वें में पड़ रही है शुक्र जो है। तो यहाँ से भी वो तटस्थ हो जा रहा है, मारक भाव है, और उस जगह से भी दूसरे से भी दूसरा ही मारक। तो शुक्र मेष लगन के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। इस तरीके से एक ग्रह को विचार करते जाते हैं हर लगन के लिए कि शुभ है अशुभ है या मिक्स प्रभाव वाला है। तो दूसरा और 12वां जो है वो दूसरे उसकी राशि जहाँ पड़ी होगी उसके अकॉर्डिंग फल देगा। बात अब यह है कि सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाद बाकी सारे ग्रह 2-2 भावों के स्वामी होते हैं, 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं। सूर्य चंद्रमा के लिए क्या, तो सूर्य चंद्रमा को मानते हैं कि वो तटस्थ रहेंगे उस भाव के स्वामी होके, वो 12वें घर का भी स्वामी होके वो खराब असर नहीं देंगे, तटस्थ रहेंगे। लेकिन कुंडली में उनकी पोजीशन क्या है, अगर शुभ है तो शुभ और अशुभ है तो अशुभ, वो उसको तटस्थ मान लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं, 12वें घर के रूप में 12वें का इफेक्ट तो रखते ही हैं। ये समझने के लिए कि हम एक प्रत्येक कुंडली को विचार कर पाएँ कि शुभ कौन से अशुभ कौन है, शुरुआत के कख गघ है। नहीं तो 12वें घर का अगर सूर्य स्वामी है तो सेपरेटिव टेंडेंसी तो अपने भीतर रखेगा ही। वैसे ही 8वें घर का, 8वां घर सबसे पापी ग्रह, 9वां घर जो भाग्य के घर भाव से 12वां घर पड़ जाता है अगर एंटी क्लॉकवाइज आए तो ये अनिष्ट स्थान सबसे पापी ग्रह भाव माना जाता है। तो ये तटस्थ होकर भी सिर्फ अगर लग्न का स्वामी, व्यवहार में ही देखा है कि अगर लग्न का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी दोनों, जैसे कि दूसरे और 12वें में दूसरी राशि उसकी जहाँ पड़ी है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। वैसे ही इसमें भी दूसरी राशि इसकी जहाँ पड़ी है, जैसे कि यहाँ मंगल स्वामी इस कुंडली के लिए वृश्चिक राशि है, इसकी जो दूसरी राशि वो लग्न में पड़ी हुई है। तो इस कुंडली के लिए मेष लगन के लिए जो है वो शुभ होगा। वैसे ही तुला लग्न के लिए जो है लग्न का ही स्वामी अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है, तो वहाँ पर वो शुभ हो जाता है, उसका तटस्थ उसका सम होना वो उसका शुभ हो जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर लग्न का स्वामी नहीं है, कहीं और का स्वामी है, तो कुछ ना कुछ अपने ऊपर ना नेगेटिव असर रखता ही है। प्रत्येक कुंडली के आधार पर डिस्कस करेंगे तो मैं समझाऊंगा कि अगर शनि जो है भले ही 9वें घर का मिथुन लग्न में स्वामी हो जाता है, लेकिन अष्टम का भी स्वामी हो जाता है, तो बड़ा अप्स डाउन देता है मिथुन वालों के लिए। जो भाग्य का स्वामी तो रहता है लेकिन अष्टम का प्रभाव उसके भीतर रहता है, तटस्थ नहीं होता है। कहने को तो हम कह देते हैं कि सम है तटस्थ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो उसके ऊपर नेगेटिव असर 8वें घर का रहता ही है। इसी प्रकार 8वें घर का स्वामी अगर सूर्य और चंद्रमा हो, क्योंकि इनके पास तो एक एक राशि का ही आधिपत्य है, तो सूर्य और चंद्रमा को मानते हैं कि ये अपना जो है अष्टमेश का दोष इन्हें नहीं लगता। किताबें ऐसा कह देती हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। अगर बहुत शुभ प्रभाव में है तो दोष नहीं लगेगा, ऐसा मान सकते हो, क्योंकि उसको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन जरा भी उसके ऊपर पापी प्रभाव आ जाता है तो सारे दोष आ जाते हैं और फिर अच्छे से रगड़ देता है। अगर मकर लगन की कुंडली और अष्टमेश सूर्य पापी प्रभाव में हो तो आयु के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही डैमेज करने वाला बन जाता है। तो ये कहना कि नहीं, ये अनुचित होगा कि भाई इसका अष्टमेश का भाई दोष नहीं लगता सूर्य चंद्रमा को, सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, ये सब कहानियाँ लोग बनाते हैं कि उनको जो है दूसरा 12वें या फिर अष्टम का दोष नहीं लगेगा, मतलब तो ये गलत बात है। बिल्कुल सबको सबका दोष लगेगा। शुरुआत में समझने के लिए है। हमने आज क्या समझा मोटा मोटा कि जो त्रिकोण के स्वामी है, पहला, 5वां, 9वां घर, ये हर हाल में शुभ होंगे। पहले इसको एक तरफ नोट कर लीजिए, अलग हटा लीजिए। फिर तीसरे, छठे, 11वें घर के स्वामी जो है वो पापी होंगे। ये त्रिसडाया जो है तीसरा, छठा और 11वां घर। इसके बाद जो केंद्र के स्वामी है, लग्न को तो हटा दीजिए क्योंकि लग्न केंद्र त्रिकोण दोनों ही हो, तो सुबह लग्न को छोड़ के जो दूसरे केंद्र हैं उसका स्वामी जो है वो तटस्थ हो जाएगा। अगर वो पापी ग्रह है तो अपने पापत्व का परित्याग कर देगा, और शुभ ग्रह है तो अपने शुभत्व का परित्याग कर देगा। इसमें भी शुभ ग्रह का शुभत्व त्यागना ज़्यादा बुरी बात है। और
उसके बाद दूसरा 12वां और 8वां ये सम तटस्थ प्रभाव है, लेकिन ये दूसरे प्रकार का तटस्थ है। ये तटस्थ जो है ग्रहों की शुभता और शुभता पर निर्भर नहीं है, बस इस भाव का जो स्वामी है इसी आधार पर तटस्थ है कि वो अपनी दूसरी राशि का फल जो होगा उसके अकॉर्डिंग शुभ या अशुभ उस व्यक्ति के जातक पर प्रभाव डालेगा कि उसकी दूसरी राशि कहाँ पड़ी है, चाहे वो दूसरे घर और 12वें घर का फल नहीं करके दूसरे घर के राशि के अनुसार निर्धारित होगा उसका शुभत्व या अशुभत्व। इस दृष्टि से ये तटस्थ माने गए। और सूर्य चंद्रमा जो है उसको जो है तटस्थ माना गया है, लेकिन अगर पापी प्रभाव में रहेंगे तो पापी प्रभाव देंगे। और अष्टमेश सबसे अनिष्ट स्थान है, यह भी समय। लेकिन अगर ये लग्न का स्वामी जब तुला और मेष इन दोनों के लिए ही अगर ये लग्न का स्वामी भी हो जाता तभी बहुत शुभ प्रभाव है, नहीं तो अगर कुछ न कुछ ये अड़ंगा डाल के रखता है और अगर उसकी दूसरी राशि कहीं भी हो। और सूर्य चंद्रमा के लिए भी कहते हैं कि ये तटस्थ रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सूर्य चंद्रमा पर भी अष्टमेश का दोष होता ही अगर पापी प्रभाव में होता। अगर पापी प्रभाव में नहीं तो कोई बात नहीं था, तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई शुभ दे रहा है या अशुभ दे रहा है। लेकिन अगर पापी प्रभाव में हो तो बिल्कुल नज़र आता है कि वो कष्टप्रद हो जाता है। तो आज हमने जनरल जो है कौन सा ग्रह हमारे लिए शुभ होता है अशुभ होता है हमने उसको समझा। आगे की वीडियो में हम मेष से लेकर मीन लगन तक के लिए प्रत्येक लग्न के लिए कौन से ग्रह शुभ होते हैं अशुभ होते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर अगली वीडियो में उस सीरीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए कृष्णम वंदे जगद्गुरुम।